नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। हाल ही में आए वर्धा तूफान से जुड़ी जानकारियों और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट स्मार्ट हेल्थ के अलावा आज चर्चा करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारत के दक्षिणी तटों से टकराया वर्धा तूफान, तेज बारिश से प्रभावित हुए कई इलाके। हवा और पानी की निगरानी के लिए इंटेल ने मिलाया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से हाथ। स्वास्थ्य से जुड़ा स्मार्ट हेल्थ प्रोजेक्ट, समय पर मिल सकेगी बीमारियों की जानकारी। स्कूली छात्र ने बनाई पानी पर चलने वाली साइकिल, यातायात के साथ सफाई में भी मददगार। और खोज खबर में चर्चा करेंगे WHO के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और भारत में इसके स्थान की। और अब खबरें विस्तार से। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान वर्धा ने हाल ही में तमिलनाडु, चेन्नई समेत दक्षिण भारत के कई इलाकों को प्रभावित किया। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के कारण स्थानीय लोगों को पहले ही इन जगहों से निकाल लिया गया था। तूफान के बाद तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला थम गया है। फिलहाल तूफान के बाद की स्थिति से निपटने के लिए राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। पिछले साल आए एक चक्रवात की तबाही से अभी चेन्नई उभरा भी नहीं था कि इस साल फिर उसे चक्रवातीय तूफान वर्धा का सामना करना पड़ा। वर्धा को पिछले 2 दशकों में तमिलनाडु की राजधानी में आने वाले सबसे भयावह समुद्री तूफान बताया गया है। सोमवार की शाम करीब 6 बजे आए चक्रवात के दौरान हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। भारी तूफान की वजह से चेन्नई, आंध्र प्रदेश और इसके तटीय इलाकों को लगातार तेज बारिश का सामना करना पड़ा, जिसका नतीजा मौत और बर्बादी के अलावा सभी प्रकार के आवागमन में रुकावट के रूप में सामने आया। हवा की तेज रफ्तार में कई विशालकाय पेड़ जड़ समेत उखड़ गए। हालांकि चक्रवात की समय रहते और सटीक भविष्यवाणी ने चेतावनी जारी करने में मदद की, जिससे 10,000 से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकी। इसरो के 2 उपग्रहों इनसैट 3DR और स्कैटसैट 1 के दिए डेटा ने चक्रवात की दिशा के बारे में सही भविष्यवाणी करने में मदद की, जिससे समय रहते लोगों को खतरे की चेतावनी दी जा सकी। उपग्रहों के दिए डेटा के आधार पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को तटीय इलाकों में राहत काम में भी आसानी हुई। इनसैट 3DR एक आधुनिक मौसम उपग्रह है जिसमें तस्वीर लेने और वातावरण की आवाज ग्रहण करने के उपकरण लगे हैं, जबकि स्कैटसैट 1 मौसम की भविष्यवाणी करने और चक्रवात की जानकारी हासिल करने के लिए विंड वेक्टर डेटा हासिल करने के उपकरण से लैस है। वर्धा चक्रवात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हवा का रुख समझना और प्राकृतिक हानियों से निपटने के लिए मजबूत तकनीकी का इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है। हवा और पानी हमारे वातावरण की ऐसी 2 अहम कड़ी हैं जिनका स्वच्छ रहना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में नदियों और हवा की गुणवत्ता ऑनलाइन निगरानी के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर इंटेल कंपनी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से हाथ मिलाया है। एक साझा प्रोजेक्ट के जरिए दोनों मिलकर ऐसी तकनीक विकसित करेंगे जिसमें वातावरण में हवा और पानी की स्वच्छता की निगरानी की जा सकेगी। हवा और पानी पर्यावरण के 2 सबसे महत्वपूर्ण अवयव जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी हैं, लेकिन जिनका दोहन और दूषण भी सबसे ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर गंगा जैसी नदियों में नालों और उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी से लेकर खेती के बेकार अवयवों को जलाने से पैदा होने वाला धुआं, जिसने हाल में पूरी राजधानी को अपनी आगोश में ले रखा था।
अब दुनिया धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में ऑनलाइन होती जा रही है, तो वक्त आ गया है कि पर्यावरण के उद्धार, संरक्षण और बचाव के लिए भी वेब पर आधारित व्यवस्था को अपनाया जाए। इस दिशा में कंप्यूटर तकनीकी में दुनिया की नामी गिरामी कंपनी इंटेल ने भारत के विज्ञान और तकनीकी विभाग के साथ हाथ मिलाया है। इस सामूहिक शोध कार्यक्रम का मकसद है नवीनतम कंप्यूटर तकनीकी का फायदा उठाना और वास्तविक समय पर नदी, पानी और हवा की गुणवत्ता पर नजर रखना, नदियों और पर्यावरण की सेहत का ख्याल रखना और उन्हें संरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाना। दोनों तरह के सेंसर डेवलप किए जाएंगे, जिसमें कि बहते हुए पानी का, जैसे कि रिवर, और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटेल कॉरपोरेशन ने मिलकर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में हमने दोनों ने मिलकर 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उसमें से आधा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देगी, आधा इंटेल कॉरपोरेशन कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। तो हम मिलके इसमें रिसर्च करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत एक कम लागत वाला स्वतंत्र वायरलेस सेंसर विकसित किया जाएगा और देश के विभिन्न भौगोलिक इलाकों में पर्यावरण के लिहाज से संकट का सामना कर रहे पानी और हवा की गुणवत्ता मापी जाएगी। सामूहिक उपक्रम ने अकादमिक और शोध संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं और डीएसटी के साथ मिलकर इंटेल चुनिंदा कार्यक्रमों को वित्तीय मदद के जरिए प्रोत्साहन देगा। इस संयुक्त कार्यक्रम का प्रबंधन भारत अमेरिका विज्ञान और तकनीकी फोरम करेगा, जो निजी और सरकारी उपक्रमों के आपसी सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्वास्थ्य सुविधाओं और जानकारियों के अभाव की वजह से आज भी भारत के ग्रामीण इलाकों में बीमारियों का समय पर इलाज नहीं हो पाता है। नतीजतन समय से पहले ही कई लोगों की जान चली जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ द्वारा स्मार्ट हेल्थ प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से डॉक्टर्स समय पर बीमारियों की पहचान कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भाग दौड़ भरी जिंदगी और बदलती दिनचर्या के बीच आज हम में से ज्यादातर लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा है विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जन्म, जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय से जुड़ी बीमारियां आदि। सही इलाज के जरिए इन बीमारियों पर काबू तो किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि समय पर इन बीमारियों की पहचान की जाए। शहरों की बात छोड़ दें तो आज भी भारत के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण लोग बीमारी की पहचान नहीं कर पाते और उन्हें समय से पहले ही जान गंवानी पड़ती है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के द्वारा तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। Smart Health has been developed to deal with non-communicable diseases, which is rising in rural communities of Andhra Pradesh. We started off with a pilot study in 10 villages, engaging 11 ASHA workers and 3 primary healthcare doctors. The premise of the Smart Health platform is task shifting, that is sharing some of the jobs of the doctors by the healthcare workers and use of technology to ease the entire process. Capacity development is related to each and every part of this, including task shifting as well as use of technology. The George Institute for Global Health is a research organization. Our mission is to generate the highest quality evidence which can improve the health of millions of people who live at the bottom of the pyramid. So for this, we identify and develop research projects which have the ability to do so. इन्हीं में से एक है स्मार्ट हेल्थ एक्सटेंड नाम का एक प्रोजेक्ट, जिसका इस्तेमाल ग्रामीण स्तर पर बीमारियों की पहचान के लिए किया जा रहा है।
सामान्य तौर पर इस प्रोजेक्ट को डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए विकसित किया गया है, जिसमें छोटे स्तर के स्वास्थ्य कर्मचारी जैसे आशा कार्यकर्ता और ANM को स्मार्ट टैब के साथ साथ BP और शुगर नापने की आधुनिक मशीनों से लैस एक किट मुहैया कराई जाती है। इस किट के द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारी 40 साल के ऊपर की आयु वाले लोगों के स्वास्थ्य, आम दिनचर्या और खान पान से जुड़े सभी डेटा को टैब में इकट्ठा कर लेते हैं और डॉक्टर तक पहुंचाते हैं। इसी डेटा के आधार पर डॉक्टर्स इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि आने वाले समय में लोगों को किस तरह की बीमारी का खतरा हो सकता है और वो किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं। हरियाणा के अंदर झज्जर प्रांत में हमने 4 गांव इसके अंदर लिए हैं और 20,000 की जनता को हमने इसके अंदर प्रयोग में लिया है, जिसके अंदर हम जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं उन सब की पहले घर की जानकारी, उसके बाद पुरानी कोई बीमारी, साथ में इसी के साथ उनकी जांच जिसमें शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच, साथ ही उनके लाइफस्टाइल में खाने पीने का, रहने का, और साथ में कोई तंबाकू, बीड़ी या किसी तरह का अल्कोहल का इंटेक जो ले रहे हैं उन सब के ऊपर एक तरह से जानकारी ली जाएगी। और उसके बाद जो व्यक्ति हमें हाई रिस्क में आएंगे उन सबको डॉक्टर्स के पास, सरकारी डॉक्टर्स के पास रेफर किया जाएगा। 2 साल तक मध्य प्रदेश में किए गए सफल परीक्षण के बाद अब इस ऐप का ट्रायल रोहतक मेडिकल कॉलेज के सहयोग से झज्जर के 4 गांवों में किया जा रहा है। साइकिल हम सभी ने कभी ना कभी तो चलाई ही है, लेकिन क्या आपने कभी पानी में साइकिल चलाने के बारे में सोचा है? जी हाँ, कर्नाटका के एक स्कूली छात्र ने ऐसी ही साइकिल विकसित की है जो पानी में तो चलती ही है, साथ साथ मछली पालन और सफाई में भी मदद करती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में हुनर की कमी नहीं है और इसी बात को एक बार फिर साबित किया है एक स्कूली छात्र ने। कर्नाटक में तेंगिनागुंडी में सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले पुनीत वेंकटेश गोंडा ने सामान्य साइकिल में कुछ बदलाव कर पानी पर चलने वाली साइकिल तैयार की है, जिसमें सील बंद खाली डिब्बे, लोहे के ग्रिल, एक चेन पैडल और एक जाली लगी है। इस अनोखे साइकिल के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आविष्कार योजना से प्रोत्साहित छात्र ने आर्किमिडीज के बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। It is based on the Archimedes principle like floating rules, apparent laws of weight and buoyant force. To understand the no fuel vehicle which completely reduce the pollution in the nature. These bicycles are helpful in carrying small goods, low cost and no cost water vehicle transporter. This can attract tourists for entertainment and exercise. Helpful in the field of fishing also. This bicycle is used to throwing food for fish and prawns. It is used to supply oxygen for water organism. पानी पर चलने वाली साइकिल को बनाने में 10,000 रुपए की लागत आई है और ये कई लिहाज से पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। पुनीत ने जलाशयों और नदियों से कचरा साफ करने के लिए पानी पर चलने वाली साइकिल के उपयोग का प्रदर्शन किया। पानी पर चलने वाला साइकिल नदी किनारे रहने वालों के लिए आवागमन और संचार का साधन बन सकता है। वहीं छोटे सामानों की आवाजाही, मछली मारने और सैलानियों के मनोरंजन तथा शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए भी फायदेमंद है। पुनीत और उसके शिक्षकों को उम्मीद है कि पानी पर चलने वाली साइकिल में दिलचस्पी रखने वाले प्रायोजकों की मदद से इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, जो अब तक कई जिला और राज्य स्तरीय पुरस्कार हासिल कर चुका है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। होठों से छू लो तुम्हें, मेरा गीत अमर कर दे। उनकी आवाज जो थी it was so rich and so heavy. नींद के गांव में आज यादों का बाजार है।
आज भी उनका जिक्र होता है तो अर्थ के गाने याद आते हैं, उनकी शख्सियत याद आती है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, मैंने छोड़ी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे छोड़ दिया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। मैं जगजीत में इस बार पर्दे पर पारी की दास्तान, रविवार दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे। बठिंडा का किला मुबारक गोविंदगढ़ के नाम से मशहूर, ईंट का बना देश का सबसे पुराना और ऊंचा किला। किले के पूर्वी और उत्तरी छोर पर हैं 2 प्रवेश द्वार। इन द्वारों पर फूल पत्तियों और कलाकृतियों से हुआ है खूबसूरत श्रृंगार। किले के अंदर है एक खूबसूरत गुरुद्वारा और कई छोटे बड़े महल। इसी किले में दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को किया गया था कैद। 6ठी शताब्दी में बने इस किले में गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी किया था विश्राम। कुषाण वंश के शासनकाल में राजा देव ने कराया था किला मुबारक का निर्माण। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। खगोलीय घटनाओं पर नजर रखने वालों को 2016 के अंतिम सुपरमून का दर्शन हुआ। जानकारों के मुताबिक दिसंबर में दिखने वाला सुपरमून धरती के सबसे करीब होने की वजह से अपने चरम आकार पर था। इस सुपरमून के दौरान ही जेमिनिड उल्कापात भी अपने चरम पर रहा, लेकिन सुपरमून की तेज रोशनी की वजह से इस उल्कापात को देखना मुश्किल हुआ। फिनलैंड के रोवानीमी में उत्तरी रोशनी का अद्भुत नजारा देखने का मौका मिला। स्थानीय समय के मुताबिक रात 11 बजे के ठीक बाद आकाश में घुमावदार हरी रोशनी देखने को मिली। जानकारों के मुताबिक सूर्य की सतह पर माले की तरह विशाल छेद और तेज रफ्तार सौर हवा की वजह से ये उत्तरी रोशनी पैदा हुई थी। एक दिलचस्प खोज में शोधकर्ताओं ने छोटी पूंछ वाले डायनासोर के अवशेष खोज निकाले हैं, जो धरती पर 10 करोड़ साल पहले पाया जाता था। कोएलोरूसोरियन प्रजाति के डायनासोर की पूंछ पंख जैसी है और इसका आकार चिड़ियों जैसा है। ये अवशेष उत्तरी म्यांमार की हुकांग घाटी में अंबर में दबा हुआ पाया गया है। डायनासोर की पूंछ का वजन 6.5 ग्राम है और ये कुछ चींटियों और पौधों के अवशेषों के साथ दबा हुआ पाया गया। एक ओर शोधकर्ता विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के अवशेष खोज रहे हैं, तो दूसरी ओर जानवरों की कुछ और प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी जियोफिजिकल यूनियन के साथ बैठक में प्रस्तुत किए गए डेटा में कहा गया कि बढ़ते तापमान और आर्कटिक में घटते समुद्री बर्फ की वजह से दुनिया में पोलर भालू की संख्या अगले 35 सालों में घटकर 1/3 रह जाएगी। ये नतीजे भालुओं की संख्या और 1979 से 2015 तक आर्कटिक महासागर में बर्फ में आई कमी के आंकड़ों के आधार पर सामने आए हैं। भले ही आज दुनिया ने अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज भी समस्याएं बाकी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में आज भी लगभग 40 करोड़ लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसी सिलसिले में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 194 देशों के साथ भारत भी 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की सीमा में आ सकेगा। तो क्या है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और भारत का इसमें क्या स्थान है? इसी पे आज चर्चा करेंगे आज के सेगमेंट खोज खबर में। अच्छी सेहत, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, समाज के हर सदस्य का हक है।
लोगों ने इस हक को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। फिर भी समाज का एक बड़ा तबका आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का मोहताज है। खासकर विकासशील देशों की हालत बेहद दयनीय है, जहां तरह तरह की बीमारियों का जाल बिछा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में कम से कम 40 करोड़ लोगों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं दूर की कौड़ी हैं। बीमारियों से लड़ते लड़ते हर साल 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं और 15 करोड़ लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के भारी भरकम खर्च से आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल करनी हो या उनका खर्च वहन करना हो, दुनिया भर के 194 देशों ने 2030 तक विश्व स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। भारत भी संयुक्त राष्ट्र की शुरू की गई इस पहल का एक हिस्सा है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को यूनिवर्सल हेल्थ केयर के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में ऐलान किया गया ये विकास कार्यक्रम एक विशेष स्वास्थ्य सेवा योजना है, जिसमें किसी देश के सभी नागरिकों को कम खर्च पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल हो सकें। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गुणवत्ता युक्त वैसी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है जो सुरक्षित और प्रभावशाली हों, कम खर्च पर दवाएं और वैक्सीन मुहैया कराती हों और वित्तीय समस्याओं का समाधान कर सकें। विश्व स्वास्थ्य कवरेज के तहत स्थानीय लोगों की जरूरत के मुताबिक स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार की गई हैं, ताकि मरीजों को इलाज के दौरान वित्तीय समस्याओं का सामना न करना पड़े। Universal health coverage is a wise investment for other reasons, ensuring that everybody receives essential health services without experiencing financial hardship, contributes to social cohesion and stability, and furthers the goal of ending poverty. Universal health coverage is understandably a major health target among the Sustainable Development Goals. I have been encouraged to see so many countries at all income levels across different regions of the world making good progress towards UHC. विश्व बैंक के साथ मिलकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के आकलन की भी योजना तैयार की है, जिसमें हर देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के मानक के रूप में 4 क्षेत्रों की 16 जरूरी सुविधाओं का इस्तेमाल शामिल है। इन क्षेत्रों में प्रजनन, माताओं, नवजातों और बच्चों का स्वास्थ्य, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियां, मुहैया की जाने वाली सेवाओं की क्षमता और उपलब्धता शामिल है। इस सिलसिले में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न देशों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के क्रियाकलाप पर नजर रखने के लिए एक केंद्रीय पोर्टल तैयार किया है। पोर्टल में हर देश का प्रोफाइल और मानदंड के 4 क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रगति का ब्यौरा दिया हुआ है। इन देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल है। दुर्भाग्यवश डेटा के मुताबिक भारत की स्थिति बेहद गंभीर है। कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिशों के सामने देश की विशाल आबादी चुनौती बनकर खड़ी है। जहां तक प्रजनन, मातृत्व, नवजातों और बच्चों के स्वास्थ्य का सवाल है, तो भारत में हर साल करीब 3 करोड़ महिलाएं गर्भवती होती हैं, जिनमें सिर्फ 45.5% महिलाओं को प्रसव पूर्व सुविधाएं मिल पाती हैं और महज 19.7% महिलाओं को डॉक्टरी सेवा उपलब्ध हो पाती है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक हर 2 मिनट पर 5 साल से कम उम्र का एक बच्चा निमोनिया या दस्त के कारण काल के ग्रास में समा जाता है। भारत में संक्रामक बीमारियों से लड़ने का मामला भी गंभीर है, क्योंकि सिर्फ 39.5% आबादी को बेहतर साफ सफाई और सिर्फ 41.4% को समय रहते तपेदिक के बारे में पता चलता है और इलाज होता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत के अस्पतालों में प्रति लाख व्यक्ति पर सिर्फ 6 बिस्तर और 2 सर्जन उपलब्ध हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों पर सिर्फ 0.7 डॉक्टर और 0.3 मनोचिकित्सक मौजूद हैं। इस संख्या को निश्चित रूप से बढ़ाने की सख्त जरूरत है। डेटा में सरकार और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश दिया गया है
कि किस तरह स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा सकें ताकि विश्व स्वास्थ्य कवरेज के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सके और नागरिकों को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से निजात दिलाया जा सके। तो ज्ञान विज्ञान के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव और सलाह हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपने विचार हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी की ताज़ा खबरों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार।